जब भी कोई झारखंड का नाम लेता है तो जहन में क्या आता है? घने जंगल, खनिज और जमीन के नीचे छिपा एक पूरा का पूरा खजाना, है ना? बिल्कुल। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी खजाने की कहानी बताते हैं। मतलब वो खनिज जिसने झारखंड को भारत का एक तरह से औद्योगिक दिल बना दिया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं है। ये स्रोतों हमें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के जंगलों ने भी इस पहचान को गढ़ा है। सही बात है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारा मकसद है झारखंड की औद्योगिक कहानी को परत दर परत समझना, खासकर उनके लिए जो इस विषय से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उस एक नाम से जो शायद भारत में उद्योग का दूसरा नाम है। टाटा। टाटा, जमशेदपुर। हाँ। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ये तो आजादी से भी 40 साल पहले की बात है। बिल्कुल, और इसकी नींव में जो दूरदर्शिता थी वो कमाल की थी। मतलब सपना तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का ही था। हाँ, पर उनका तो देहांत हो गया था पहले ही। हाँ, 1904 में ही। तो इसे साकार किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने का फैसला नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का सपना था। सोचिए, उस वक्त घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह चुनी गई जो हर तरह से मतलब बिल्कुल सटीक थी। सटीक किस मायने में? लोकेशन के लिहाज से। आज जिसे हम जमशेदपुर कहते हैं, वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर है। तो पानी का इंतजाम हो गया। अच्छा। फिर चाहिए कच्चा माल। प्लांट को चलाने के लिए कोकिंग कोयला पास के रानीगंज और झरिया से मिल गया। ठीक है। कच्चा लोहा मयूरभंज और सिंहभूम की खानों से आ गया, और चूना पत्थर वो पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सुंदरनगर से। सब कुछ 100-150 किलोमीटर के दायरे में। अरे वाह, ये तो एक बेहतरीन शतरंज की बिसात कैसा लगता है, जहां हर मोहरा सही जगह पर रखा गया था। यही तो एक सोची समझी रणनीति थी। और आपको पता है 2005 में इसका नाम टिस्को से बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो मतलब उत्पादन शुरू हुआ 1911 और 1914 के आसपास। वो तो पहले विश्व युद्ध का समय था। और उसका बहुत फायदा मिला। ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी जंगी जरूरतों के लिए स्टील चाहिए था, और टाटा स्टील ने उस मांग को पूरा किया। इससे कंपनी को शुरुआती सालों में ही जबरदस्त मजबूती मिली। तो ये तो हुई निजी क्षेत्र की एक बड़ी कहानी। लेकिन आजादी के बाद जब देश को बनाने की एक नई लहर आई, तब झारखंड की क्या भूमिका रही? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टाटा एक निजी दूरदर्शिता का नतीजा था, लेकिन आजादी के बाद भारत ने राष्ट्र निर्माण का एक अलग रास्ता चुना, सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए। बिल्कुल। और इस कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना हुई 29 जनवरी 1964 को। और इसे बनाने में सोवियत संघ ने मदद की थी, है ना? हाँ, ये देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के तहत आता है। तो इसकी लोकेशन के पीछे क्या सोच थी? क्या यहाँ भी टाटा जैसी ही प्लानिंग थी? प्लानिंग तो थी, पर थोड़ी अलग। इसे दामोदर नदी घाटी में बनाया गया। यहाँ इसे तेनू घाट और गरगा डैम से पानी मिलता है, जो स्टील बनाने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तरफ टाटा का निजी उद्यम और दूसरी तरफ बोकारो का सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल, ये दोनों ही झारखंड के स्टील उद्योग की रीढ़ हैं। पर क्या कहानी सिर्फ लोहे और स्टील तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोहा तो बस शुरुआत है। झारखंड की जमीन के नीचे और भी बहुत कुछ है। तांबे को ही ले लीजिए। तांबा? हाँ, स्रोतों के मुताबिक भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में सिंहभूम के घाटशिला में ही लगा था। अच्छा। और उसके 6 साल बाद 1930 में वहीं पास में तांबे को साफ करने का कारखाना मतलब एक कॉपर रिफाइनरी भी शुरू हो गई। आज इसके मुख्य केंद्र जादूघोड़ा और जमशेदपुर में है। तो लोहा और तांबा तो समझ में आता है, लेकिन हमारे दस्तावेजों में एक और हल्की धातु का जिक्र है, एल्यूमिनियम। कहते हैं भारत का 16% बॉक्साइट यहीं से आता है। और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से 1938 में मूरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का प्लांट लगा। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट है। तो यहाँ एल्यूमिनियम बनता है? बनता भी है और नहीं भी। यहाँ का प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, पास के लोहरदगा की खदानों से बॉक्साइट आता है। मूरी के प्लांट में उसे प्रोसेस करके एल्यूमिना मतलब एक सफेद पाउडर में बदला जाता है। ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एल्यूमिना को फिर केरल, कोलकाता और मुंबई के दूसरे कारखानों में भेजा जाता है, जहां उससे आखिरी उत्पाद यानी शुद्ध एल्यूमिनियम बनता है। वाह, मतलब झारखंड इस पूरी सप्लाई चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। और फिर इसी एल्यूमिनियम से बिजली के तार, मोटर, रेल और हवाई जहाज के पुर्जे बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और। इन स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट से बहुत सारा कचरा भी तो निकलता होगा, उसका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है सीमेंट उद्योग में।
सीमेंट उद्योग? हाँ, झारखंड में चूना पत्थर भी काफी है, इसलिए यहाँ का पहला सीमेंट कारखाना 1921 में ही पलामू के जपला में लग गया था। लेकिन असली इनोवेशन बाद में हुआ। कैसा इनोवेशन? झींगपानी और जमशेदपुर के सीमेंट कारखानों ने स्टील प्लांट से निकले कचरे, जिसे स्लैग और स्लज कहते हैं, उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में करना शुरू कर दिया। मतलब एक उद्योग का कचरा दूसरे के लिए कच्चा माल बन गया। ये तो रिसाइकलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही पकड़े। इसे ही औद्योगिक सहनिर्भरता कहते हैं। इससे दो फायदे हुए, कचरे का निपटारा भी हो गया और सीमेंट बनाने की लागत भी कम हो गई। तो ये बड़े बड़े स्टील प्लांट या एल्यूमिनियम और सीमेंट के कारखाने, इन सबको चलाने के लिए बहुत भारी भरकम मशीनों की जरूरत पड़ती होगी। पड़ती थीं। तो क्या ये सारी मशीनें हम बाहर से मंगाते थे? आजादी के शुरुआती सालों में तो हाँ, लेकिन पंडित नेहरू का सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाने का था और इसी सपने से जन्म हुआ रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का। HEC? हाँ, HEC। इसे यूं ही मदर ऑफ इंडस्ट्रीज या उद्योगों की जननी नहीं कहा जाता। उद्योगों की जननी, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फैक्ट्रियों को बनाने वाली फैक्ट्री। HEC की स्थापना के पीछे सोच ये थी कि अगर भारत में कहीं भी कोई बड़ा कारखाना, कोई डैम या कोई स्टील प्लांट लगाना है तो उसके लिए भीमकाय मशीनें और औजार विदेश से ना मंगाने पड़े। बिल्कुल, वो सब यहीं रांची में बने। इसे बनाने में भी रूस और चेकोस्लोवाकिया ने हमारी मदद की थी। तो HEC के अंदर क्या होता है? ये एक ही विशाल कारखाना है या इसके अलग अलग हिस्से हैं? असल में ये 3 बड़े प्लांट का एक कॉम्प्लेक्स है। पहला है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट या HMBP, ये रूस की मदद से बना। और इसका काम? दूसरा है हेवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP, ये चेकोस्लोवाकिया की मदद से बना और ये उन मशीनों के लिए जरूरी औजार बनाता था। और तीसरा सबसे अहम फाउंड्री फॉर्ज प्लांट या FFP, यहाँ की विशाल भट्टियों में हजारों टन लोहा गलाकर उसे मशीनों के विशाल पुर्जों की शक्ल दी जाती थी। इन तीनों ने मिलकर भारत के औद्योगिक सपने को पंख दिए। तो अब तक हमने धातु, सीमेंट और मशीन बनाने वाले उद्योगों की बात की, लेकिन झारखंड की कहानी में खेती किसानी से जुड़ा भी कोई बड़ा उद्योग है? बिल्कुल है, और वो भी देश का पहला। 1951 में धनबाद के सिंधरी में भारत का पहला उर्वरक यानी खाद का कारखाना स्थापित किया गया। 1951 में? हाँ, एक तरह से ये भारत की हरित क्रांति की नींव रखने जैसा था। आजाद भारत को अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए अनाज का उत्पादन बढ़ाना था और उसके लिए रासायनिक खाद जरूरी थी। सिंधरी ने उस जरूरत को पूरा किया। और क्या ये आज भी काम कर रहा है? हाँ, लेकिन एक नए रूप में। 2016 में इसका पुनर्गठन हुआ और अब इसका नाम हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड यानी हर्ल है। ये आज भी अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया जैसे जरूरी उर्वरक बनाता है। अच्छा, हमारे स्रोतों में 2 और अनोखे उद्योगों का जिक्र है। एक है रिफ्रैक्टरी उद्योग और दूसरा है कोल वॉशरी। ये क्या है? रिफ्रैक्टरी उद्योग वो भारी उद्योगों का गुमनाम हीरो है। ये ऐसी ईंटें बनाता है जो बहुत ज्यादा तापमान सह सकती हैं। मतलब? इसे ऐसे समझिए कि ये स्टील प्लांट की भट्टियों के लिए सनस्क्रीन की तरह है। इनके बिना हजारों डिग्री की आग कुछ ही घंटों में भट्टी को ही पिघला देगी। और कोल वॉशरी? कोयले को भी धोया जाता है? किस लिए? हाँ बिल्कुल, खदान से निकले कोयले में पत्थर और मिट्टी जैसी बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। वॉशरी में इन्हें पानी से धोकर हटाया जाता है ताकि हमें बेहतर क्वालिटी का कोयला मिले। अच्छा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दस्तावेजों के मुताबिक बोकारो की करगाली कोल वॉशरी एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी? ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा था ऐसा कुछ चीन या किसी और देश में होगा। नहीं, ये बोकारो में है। चलिए, अब तक हमने खदानों और कारखानों की बात की, अब थोड़ा खनिजों से हटकर झारखंड के जंगलों की ओर चलते हैं। यहाँ से भी तो कुछ अनोखी चीजें निकलती हैं। और ये कहानी का वो हिस्सा है जो झारखंड को सबसे अलग बनाता है। लाह उद्योग को ही लीजिए। लाह? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि पूरे देश का 60% लाह उत्पादन अकेले झारखंड करता है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये लाह इस्तेमाल कहाँ होता है? लाह का इस्तेमाल चूड़ियां बनाने, लकड़ी पर पॉलिश करने और पुराने जमाने में रिकॉर्ड्स को सील करने के लिए होता था। ये पूरी तरह से एक वन आधारित उत्पाद है। अच्छा। इसके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि अंग्रेजों ने 1925 में ही रांची के नामघुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर दी थी और आज खूंटी जिला इसमें सबसे आगे है। और लाह की ही तरह रेशम का भी जिक्र है, खासकर टसर रेशम। हाँ, टसर रेशम जिसे वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, उसमें भी झारखंड का कोई मुकाबला नहीं। देश का लगभग 76.4% टसर रेशम यहीं के जंगलों से आता है। 76.4%? हाँ,
ये रेशम शहतूत के कीड़ों से नहीं बल्कि साल और अर्जुन जैसे पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से मिलता है। सिंहभूम का इलाका अकेले 40% उत्पादन करता है। तो ये लाह और रेशम उद्योग दिखाते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ जमीन के नीचे दबे खनिजों पर ही नहीं बल्कि जमीन के ऊपर उगे जंगलों पर भी उतनी ही निर्भर है। आपने बिल्कुल सही समझा। भारी उद्योग जहां बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, वहीं ला और टसर जैसे उद्योग लाखों आदिवासी परिवारों की आय का सीधा जरिया है। ये खनिज और जंगल के बीच संतुलन की कहानी है। तो इन सभी उद्योगों को देखकर एक नक्शा सा बन रहा है दिमाग में। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ खास इलाकों में ही है। हाँ, ये एक तरह के औद्योगिक गलियारों या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में बसे हुए हैं। स्रोत 4 मुख्य पट्टियों का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी? पहली है अभरक औद्योगिक पट्टी, जो कोडरमा और झुमरी तिलैया के आसपास है। दूसरी है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, जो कोयला और स्टील का केंद्र है, मतलब बोकारो धनबाद का इलाका। ठीक है। तीसरी है रांची औद्योगिक पट्टी, जो एचईसी और दूसरे इंजीनियरिंग उद्योगों का घर है। और चौथी, सबसे पुरानी, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, जो जमशेदपुर से चाईबासा तक फैली है। और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने कोई खास इंतजाम किए हैं? जरूर। इन औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं देने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कुछ प्राधिकरण बनाए हैं, जैसे बोकारो के लिए बियाडा, रांची के लिए आयाडा और जमशेदपुर के आदित्यपुर के लिए AIADA। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो झारखंड की कहानी असल में आधुनिक भारत के बनने की कहानी है ना? बिल्कुल। यहाँ टाटा जैसे निजी उद्यम की दूरदृष्टि है, तो वहीं बोकारो स्टील और HEC जैसे सार्वजनिक कारखानों का राष्ट्र निर्माण में योगदान भी। और ये सिर्फ भारी मशीनों और धुआं उगलती चिमनियों की कहानी नहीं है। सही कहा। ये लाह और टसर रेशम के जरिए जंगलों से जुड़ी एक नाजुक अर्थव्यवस्था की कहानी भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही राज्य में जमीन के नीचे और ऊपर की संपदा दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था को चला सकती हैं। ये वाकई एक दिलचस्प तस्वीर है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। ये स्रोत हमें इन उद्योगों की स्थापना, उनकी क्षमता और उनके उत्पादन के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन एक पहलू है जिस पर ये एक तरह से खामोश है। वो क्या? कि